अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। इस्लामाबाद में एक बार फिर हलचल की रिपोर्ट्स हैं। ये बताया जा रहा है कि ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची एक टीम के साथ आज शाम उनकी आमद मुतवक्के है इस्लामाबाद में, और ज़राए से ये भी दावा हो रहा है कि इस्लामाबाद ही नहीं, इस दौरे के बाद वो मस्कत और रशिया भी जाएंगे। इस दौरे की सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि हमने देखा कि यूएस और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर का इंतज़ार होता रहा, वो ना हो सका, एक तवील खामोशी थी। उसके बाद अभी जो हलचल हुई है, क्या इसको उन मुज़ाकरात से मिलाया जा सकता है या नहीं, सब कुछ पूछेंगे अपने तज्ज़ियाकारों से। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस बात का इजहार किया है कि उनको कोई जल्दी नहीं है, वो ये चाहते हैं कि ईरान के साथ जो भी मुआहिदा हो वो देरपा हो, मुस्तहकम हो। लेकिन रुकावट क्या है ऐसे मुस्तहकम या देरपा मुआहिदे के हुसूल में? इसको भी अपने तज्ज़ियाकारों के सामने सवाल को रखते हैं और जानते हैं इसका जवाब। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बेनज़ीर शाह साहिबा, एजाज़ सैयद साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, बड़े बाखबर आप सहाफ़ी हैं। पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो इराक़ची साहब आ रहे हैं, बड़ी तवील खामोशी के बाद कुछ हलचल हुई है इस सिलसिले में, और न सिर्फ वो इस्लामाबाद आएंगे, पहले तो सिर्फ ये इतला थी कि इस्लामाबाद आएंगे, बल्कि अब बताया जा रहा है कि वो मस्कत और रूस भी जाने का इरादा रखते हैं। ये तीन ममालिक का दौरा क्यों, इससे मुतल्लिक क्या डिटेल्स हैं, आप इसकी सिग्निफिकेंस क्या समझते हैं, और क्या इसको पेशरफ्त कहा जा सकता है जो अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर या मुज़ाकरात के सिलसिले में? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, पहली बात तो ये है कि ईरानी वफ़द का इस्लामाबाद में इंतज़ार किया जा रहा था, और इस इंतज़ार काफ़ी तवील इंतज़ार करना पड़ा। आपको पता है 15 से 18 अप्रैल के दौरान पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो मौजूद थे तेहरान में। उसके बाद वो वापस आए, और हमें ये भी पता चला कि एक अहम शख्सियत ने भी ईरान का दौरा करना था पाकिस्तान की तरफ से, मगर वो दौरा नहीं हो सका क्योंकि ईरानी साइड से मुशावरत हो रही थी। और आपको पता है कि ईरान के जो बताया जाता है कि ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं, जो कि वो रूपोश हैं, तो इसलिए उन तक पैगाम पहुंचना और उनके पैगाम के बाद मुशावरत का एक अमल होना था, इसलिए इतना टाइम लगा। और फिर आपने देखा कि आज से चंद रोज़ पहले ईरान के जो सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले। अभी जो आज अब्बास इराक़ची जो कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने 2 टेलीफोन कॉल्स की, एक पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को और एक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को। जो ईरानी हुकाम से जो हमारा रब्ता हुआ है, वो एक बड़ी डिफरेंट सूरत हाल भी बता रहे हैं। उनके मुताबिक जो दौरा है अब्बास इराक़ची उनके वज़ीर ख़ारजा का अपनी टीम के साथ, वो बायलैटरल लेवल का दौरा है, यानी कि दो तरफ़ा दौरा है पाकिस्तान के साथ। यानी कि वो पहले पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी टीम कब आएगी, अमरीकी टीम की जो एडवांस्ड टीमें हैं, उनके टेक्नीशियंस, उनके सिक्योरिटी से मुतल्लक जो लोग हैं, उनका इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स, वो आपको पता है पहले ही इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से मौजूद हैं। उनके 12 के करीब यहाँ पर तैयारे खड़े हैं, उनकी गाड़ियाँ आई हुई हैं कि उनके जो हाई लेवल के जो ऑफिसर्स आएंगे, ओहदेदार आएंगे, उनके लिए पहले से यहाँ पर तैयारी है। आज रात को ये पहुँचेंगे। इसकी डिटेल्स जो हैं वो अभी तक जो हमारे पास आई हैं, वो डिटेल कंट्राडिक्ट कर रही हैं इस बात से कि यहाँ पर ये जो बातचीत है, इसमें कोई बहुत आगे चीज़ें जाएंगी। वो पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं, पाकिस्तान का दौरा करने के साथ साथ वो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि दूसरे 2 ममालिक का भी दौरा कर रहे हैं, जो हमें ईरानी हुकाम बता रहे हैं। मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, ईरानी हुकाम जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बायलैटरल दौरे होंगे उनके, यानी कि पाकिस्तान का भी बायलैटरल है और दूसरा भी। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में वो जो आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को वो सालिस की हैसियत से और एक दोस्त मुल्क की हैसियत से कबूल करते हुए आ रहे हैं। और ये बात मुतअद्दिद बार हमें बता चुके हैं, पाकिस्तानी टॉप हुकाम बता चुके थे कि जुम्मे के दिन, जिस तरह अमरीकी सदर ने वहाँ पर ख़बर दे दी कि जुम्मे के दिन मुज़ाकरात होंगे, तो हमने 2 रोज़ पहले खबर दी थी कि जुम्मे के दिन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसके ऊपर तो सर हमारे लिए ज़रा ये एक्सप्लेन कीजिए कि जब आप कहते हैं कि बायलैटरल दौरा है या बातचीत होगी, तो इससे क्या मुराद है इस वक्त में ख़ास तौर पर? देखिए, जो इस वक्त बायलैटरल का मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि दो तरफा
पाकिस्तान और ईरान की बातचीत होगी, और फिर जो है ना अगला मरला कोई हुआ तो उसमें ज़ाहिर है अमेरिकन होंगे। इब्तदाई तौर पे वो जो मतलब आप बेसिकली बड़े सादा अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि जो बातचीत अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की थी, उस सिलसिले में पाकिस्तान से ईरान कोई बात करने आ रहा है दरमियान में, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही थी उस सिलसिले में? जी बिल्कुल। तो फिर मस्कत और जो मस्कत और रूस का भी दौरा करेंगे साथ, उसकी सिग्निफिकेंस फिर क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बायलैटरल दौरे की इतलात मुझे मिली है। अच्छा। और मुझे यही पता चला है कि पाकिस्तान के साथ वो मिलेंगे, और मुमकिन है, इस बात का इम्कान है कि आगे बात बढ़े तो दूसरे लोग भी आ जाएं, अमेरिकन भी आ जाएं। मुझे जो समझ में आ रही है बात कि ईरान एक फार्मूला के साथ आया है, अपने गुजारिशात या अपने नुकात लेकर आया है, जो ना सिर्फ वो पाकिस्तान को पेश करना चाहता है चूँकि पाकिस्तान एक मेज़बान और सालिस है, बल्कि वो मस्कत को भी और रशिया को भी एतमाद में ले रहा है उन्हीं पॉइंट्स के वाले से, और इसीलिए वो उधर भी जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब ये बताइएगा, हमारा जो बुनियादी सवाल भी है, हम देख रहे हैं ट्रंप बार बार इसके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं कि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि माजी के बरक्स इस दफ़ा कोई मुस्तहकम डील हो। आपके ख्याल में सबसे बड़ा इस वक्त रुकावट या एक देरपा मुआहदे की राह में क्या चीज़ है जो स्पॉइलर या हर्डल है? मेरे ख्याल में जी दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ईगो है। ईगो ये है कि अमेरिका के सदर चाहते हैं कि वो विक्टोरियस हो के इस सारे अमल से निकलें, और इसीलिए उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, और ब्लॉकेड खुल नहीं रहा अभी तक। आप देखें कि जी सही अनाउंसमेंट फॉर्मल नहीं आया कि ब्लॉकेड हम खोल रहे हैं, और ईरान का कहना यह है कि असल में तो हमने रिस्पांस दिया है, विक्टोरियस हम हैं, और जो विक्टोरियस होता है वो डिसाइड करता है। इसीलिए जब जुम्मे के दिन की मुज़ाकरात की खबर आई तो ईरानी हुकाम ने हमें बताया और पाकिस्तानी हुकाम ने भी बताया कि जुम्मे को मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और फिर हमें ये भी पता चला कि जो ईरानी हुकाम है वो इस बात पे पाकिस्तान को और मुतअद्दिद जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कह चुके हैं कि जो अमरीकी सदर की तरफ से बयानात आते हैं, जो ट्वीट्स आती हैं, वो काफ़ी हद तक इश्तियाल अंगेज़ है, जिनको वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे ख्याल में रुकावट, एक बहुत बड़ी रुकावट जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटी या मीडिया के अंदर आके इंतहाई सेंसिटिव डिप्लोमेटिक जो इंगेजमेंट्स हैं, उनके एजेंडाज हैं, उनको डिस्कस करना, वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छा बेनज़ीर, आप किस तरह से सारी सूरत हाल को इंटरप्रेट कर रही हैं? जब इनिशियली ये खबर आई कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा वफ़द के साथ आ रहे हैं तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ इसका मतलब निकाला गया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डिटेल्स सरफेस हुई हैं, अब इसके मुख्तलिफ ज़ावियों से तज्ज़िया तबसरे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहिएगा, जहाँ पर मामलात मुज़ाकरात के सिलसिले में रुके हुए हैं, डील से मुतल्लिक आपकी क्या राय है? क्या इसका सबसे बड़ा रुकावट है? अलीना, मेरी तो रीडिंग, जाहिर सी बात है, विद कॉन्फिडेंस तो हम कोई भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी ये सारा मामला है। पर मुझे काफ़ी पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ से। एक तो जैसे आपने बताया कि आज ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक डेलीगेशन भी लेके आ रहे हैं, उनकी आज साकदार साहब से भी बात हुई, कहा यह भी जा रहा है कि फील्ड मार्शल से भी बात हुई। कल जो चाइना के एम्बेसडर हैं वो भी मिले शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। ये मेरे लिए भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि शायद चाइना के जरिए भी ईरान को मनाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी उसके बाद बहुत ये रिपोर्टिंग हुई थी कि चाइना का बहुत अहम किरदार था ईरान को टेबल पे लाने के लिए। चाइना वो मुल्क था जिसने सिक्योरिटी गारंटीज दी थी ईरान को कि आप पे हमला नहीं होगा, आपकी डेलीगेशन पे हमला नहीं होगा, जिसके बाद ईरान माना था। जहां तक ओमान और रशिया की बात है कि ये ओमान और रशिया क्यों जा रहे हैं ईरान के वजीर खारजा, मेरी तो इसमें यही रीडिंग है कि एक तो रशिया का बहुत सपोर्ट रहा है ईरान को, ओमान जो है वो एक स्टेक होल्डर भी है अब ईरान के साथ। जब टोल की बात होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तो यही कहा जाता है ईरान की तरफ से कि ओमान और ईरान दोनों ये टोल लगाएंगे। तो ओमान एक स्टेक होल्डर भी है और माजी में ओमान मीडिएटर भी रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा अलीना, मेरे लिए जो एक और पॉजिटिव सिग्नल है वो है जो लेबनान का सीज फायर है उसको जो 3 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मुझे लगता है कि शायद ये अमेरिका की तरफ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, क्योंकि हमें पता है ईरान के लिए लेबनान का जो मसला है वो बहुत अहम है। एक और चीज जो 1 मई की तारीख है
वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका में जो वॉर पावर्स एक्ट का कानून है, जो अमेरिका के सदर को इजाज़त देता है कि वो फौजी डिप्लॉयमेंट्स कर सकें दूसरे ममालिक में, वो सिर्फ 60 दिन की इजाज़त देता है, और वो 60 दिन 1 मई को पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपको कांग्रेस से एक्सटेंशन लेनी होती है। अब पहली तारीख तो अभी है, कुछ दिन बाद। अभी तक ट्रंप इंतजामिया की तरफ से कोई एक्सटेंशन नहीं मांगी गई, कुछ टेबल नहीं हुआ। तो हो सकता है कि ट्रंप चाहें कि इससे पहले 1 मई से पहले इस मामले में कोई ना कोई बातचीत के जरिए कोई ना कोई डील की जाए। ईरान की तरफ दूसरी जानब मैं कहूँगी, ईरान के लिए भी शायद बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द मामलात को तय किया जाए, इसलिए क्योंकि अब ये भी रिपोर्टिंग हो रही है कि वहाँ पे उनको बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ $400 मिलियन का पर डे ईरान को नुकसान हो रहा है, और तेल क्योंकि बिक नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रेट बंद है, तो स्टोरेज खत्म होती जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन रह गए हैं, 8 दिन बाद जगह खत्म हो जाएगी, फिर ईरान को भी शायद अपनी तेल की जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद करनी पड़े। तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है इनडेफिनिट सीज फायर है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक अनऑफिशियल डेडलाइन है दोनों तरफ से, जिसकी वजह से शायद दोनों जो हैं वो वापस आके बातचीत करेंगे। रुकावट, जैसे एजाज ने कहा, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि सबसे बड़ी रुकावट डोनाल्ड ट्रंप है और सबसे बड़ी रुकावट इजराइल है। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो बातचीत करते हैं, हमला कर देते हैं, बातचीत करते हैं, हमला कर देते हैं, उनका कोई पता नहीं होता वो ट्रूथ सोशल पे उठ के सुबह क्या लिखते हैं। अभी इस वक्त जो कहा जाता है कि ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं, और इंटरनेशनल मीडिया में बड़ा एक के बाद एक इस पर रिपोर्ट आ रही है। डिविजन्स तो इस वक्त हमें अमेरिका के अंदर नजर आ रही हैं, जहां पे उनके जनरलों को फारिग किया जा रहा है, उनके अभी नेवी के चीफ को फारिग कर दिया गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम सवाल अलीना मेरे लिए ये होगा कि शायद बातचीत दोबारा शुरू हो जाए, मुझे लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन डील क्या होगी? क्योंकि जो इश्यूज हैं, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, उस पे ये दोनों साइड्स जो है वो कहते हैं पोल्स अपार्ट है। अभी तक लग नहीं रहा कि कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढा जा रहा है, जिसमें आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला है, लेबनान का है, आपके सैंक्शंस हैं, आपकी यूरेनियम एनरिचमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि जो ट्रंप इंतजामिया है इनमें पेशेंस भी है कि इन सारे मामलों को हल करने की। आपको याद है ओबामा के साथ जब डील हुई थी ईरान की, तो तकरीबन 2-2.5 साल लगे थे एक इशू पे बातचीत, बैक एंड फोर्थ करके। अभी तो इतने ज्यादा इश्यूज हैं, तो क्या इनको वाकई में हल किया जाएगा, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा के, जो इस वक्त उनकी प्रायोरिटी है, वो निकल जाए इस जंग में से, और ये सारे मामला यहीं के यहीं रहे, गल्फ ममालिक और ईरान और इसराइल के बीच में, कि आप बैठ के खुद हल करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अब बार बार ये दावे हो रहे हैं कि हम ना सिर्फ JCPOA जैसी डील बल्कि उससे बेहतर डील चाहते हैं, तो उससे बेहतर डील के लिए कोई ना कोई फिल वक्त। हाँ, आपको जब ओमान के साथ आप बातचीत कर रहे थे, लेकिन आपने नहीं ली इस वक्त, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है ना कि इस वक्त ट्रंप का कोई गोल नहीं है। जब आपका कोई गोल नहीं होता तो आप किसी भी चीज पे जीत का ऐलान कर सकते हैं। जब आपका एक स्टेटेड गोल होता है तो फिर तो आपको वो गोल अचीव करके दिखाना होता है। इस वक्त क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोई गोल नहीं रखा गया, तो आप तो किसी भी बात पे कह सकते हैं कि हम जीत गए। अच्छा, गोल्स रखे गए थे, बट वो गोल्स इतने चेंज किए गए हैं ओवर द टाइम कि कुछ समझ नहीं आया कि एक्चुअल हदफ क्या था। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। मज़र अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बात करते हैं मस्कत और मॉस्को जाना, इसकी आपको साथ में क्या रेलेवेंस नज़र आ रही है इस दौरे की? पाकिस्तान आएंगे, वहाँ पर आपको क्या इसकी अहमियत नज़र आ रही है? एंड ऑफ कोर्स इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट आपके ख्याल में क्या हो सकती है? देखिए, अभी तो अमरीकी सदर आराम फरमा रहे होंगे, वो आराम करके उठेंगे। मौजूदा जब भी जो खबरें चल रही हैं उसके बारे में वो एक एक्स पर कोई अपना मैसेज डाल देंगे, बयान आ जाएगा बयान आ जाएगा, सारी की बात धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अभी डील तो बहुत दूर की बात है। अभी तो सबसे पहले चीज़ ये है कि दोनों अक्रॉस द टेबल बैठे हैं, क्योंकि पहले राउंड के बाद अभी तक ये पेशरफ नहीं हुई है, इस जानिब अब नहीं गए हैं। अभी भी जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन वो अभी पाकिस्तान से बात करेंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान से बात करके जो मस्कत और रूस जाना है वो इसी की कनेक्शन में है कि अगर, क्योंकि ज़ाहिर है यकीनी तौर पे बैकडोर डिप्लोमेसी चल भी रही होगी, बातचीत भी चल रही होगी। अभी बहुत से नुकात ऐसे हैं जो ज़ाहिर है हमारे आपके सबके सामने नहीं हैं, उन पर होगी। ईरान एश्योरेंस चाहता है और ईरान एक फर्म एश्योरेंस चाहता है। ईरान को एतमाद नहीं है
कि जो अगर वो माहदे पर किसी माहदे पे दस्तखत करता है तो उसको ऑनर किया जाएगा। ईरान को ये यकीन नहीं है कि सदर ट्रंप जो है वो काबिल एतमाद आदमी हैं। उनको ये यकीन नहीं है कि अगर हमने बिल्कुल मुआहदा किया और एक डील साइन की तो इसके माने ये होंगे कि इज़राइल अटैक नहीं करेगा, अमेरिका हम पर हमला नहीं करेगा। वो एक ट्रंप ये बात तो कह रहे हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म डील चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ईरान क्या चाह रहा है। यानी अगर वो एक लॉन्ग टर्म डील चाहते हैं और एक अगर वो 2 दिन के लिए फ़र्ज़ करें 2 दिन के लिए ब्लॉकेट ख़त्म कर देते, मुज़ाकरात हो जाते, शुरू हो जाते मुज़ाकरात। अब आप वो ब्लॉकेट, वो दबाव के साथ ईरान को टेबल पर बैठाना चाह रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। हो जाए अल्लाह करे हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये आबनाए हुर्मुज़ वाला मसला इस तरह चलता रहेगा तो ये मुज़ाकरात शुरू हो पाएंगे। इनडायरेक्टली बात होती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी प्रेशर में जो है ईरान को बैठाना चाह रहे हैं। और जाहिर है ईरान के अंदर इंटरनल भी तो ये मसला है ना, ईरान के अंदर इंटरनल ये डिबेट है कि हम मुज़ाकरात के लिए तो जा रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए हम क्या देने को तैयार हैं और वो उधर दूसरी तरफ से क्या हमें कंसेशन या रिलैक्सेशन मिलने को है। तो मुझे तो डील तो अभी है, लेकिन ये एक पॉजिटिव जो आज की ख़बरें हैं, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये ज़रूर है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा यहाँ आ रहे हैं, अपनी एक टीम के साथ आ रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि रूस के बाद यू नेवर नो कि उन्हें चीन भी जाएँ वो या नहीं जाएं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़ाहिर है चीन। सर आप तज्जिया करें, खबर दे रहे हैं। मैं क्या खबर दूंगा वो, लेकिन मुझे क्योंकि देखें अगर आप चीन जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो तो ज़ाहिर है। देखें आप क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के प्लान में चीन से पहले किसी भी तरीके से इस मसले को हल करना है, कि वो इस मसले को हल करके चीन जाना चाहते हैं। और इसमें ज़ाहिर है आबनाए हुर्मुज़ में चीन का इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है उसमें। तो जो इस वक्त मुज़ाकरात होंगे वो अमेरिका ये चाहता है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, लेकिन जब तक वो ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करेगा इस चीज़ के बहुत कम इम्कान है कि ईरान टेबल पर आएगा। क्या पाकिस्तान कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक मार सकता है कि जिसकी बुनियाद पर अमेरिकन ये तैयार हो जाएं कि 2 दिन के लिए फ़र्ज़ करें अगर मुज़ाकरात हैं तो 2 दिन के लिए ब्लॉकेट ख़त्म हो जाए। उसमें यकीनी तौर पे बहुत सी चीज़ें हैं अंडर दी, लेकिन ईरानियंस जो है जब तक कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं होगी। पाकिस्तान ने तो दरख्वास्त की थी ना अमेरिका से, अमेरिका ने उसको कहा कि हम इसको विल टेक दिस अंडर एडवाइसमेंट, और उसके ऊपर कुछ किया नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब तक, क्योंकि अभी तो वो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। ठीक है, अभी तो आबनाए हुर्मुज़ उसी तरह ब्लॉक्ड है, यानी ये डायरेक्शन है कि आप ईरान की कोई छोटी शिप भी नजर आए उसको गोली मार दें। ऐसे में मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग इससे मुतालिक पीट हेग्सेथ ने भी बयान दिया, आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसको भी सेकंड राउंड में शामिल करते। बट भट्टी साहब आप कहिएगा सर, ये भी कहा गया है कि चंद दिनों में एक और जो तैयारा बरदार जहाज़ है यानी वॉरशिप है अमेरिका का, वो आ जाएगा इन वाटर्स के अंदर। ऐसे में आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं सारे के सारे मामले को, और आपका क्या टेक अवे है ये जो अभी दौरा होने जा रहा है इसके ऊपर? मैडम शेख, सूरत हाल बहुत पेचीदा है और सूरत हाल बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आप मुझसे पूछें कि अमन की तरफ कितने फ़ीसद चांसेस हैं और जंग की तरफ कितने फ़ीसद चांसेस हैं, तो अमन की तरफ कम चांसेस लगते हैं, जंग की तरफ या कोई दोबारा कोई शरारत होने की तरफ ज़्यादा चांसेस लगते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं और जो ईरान नहीं मान रहा, और एक कॉमन सेंस भी है। अब्बास इराक़ची साहब ये जो इधर आ रहे हैं और फिर ओमान जा रहे हैं, मस्कत जा रहे हैं, फिर मास्को जा रहे हैं, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और उसकी वजह यह है कि जब आपके 20,000 जगहों पर हमले हो चुके हों, यानी 20,000 हमले आप पर हो चुके हों, 13,000 के करीब आप जगहों पर हमले हो चुके हों, 3-3.5 हज़ार लोग और रहबर और 40 अहम बड़े लीडर आपके शहीद हो चुके हों, तो कौम को भी आपसे तवक्को होती है कि अब आपने सरेंडर नहीं करना,
39 रोज़ा क़यामत के बाद, यानी अब आपने सरेंडर नहीं करना, तो जो ईरान में चाहते हैं मुज़ाकरात, उन पर भी बड़ा है और उनके लिए सबसे बड़ा मुज़ाकरात टेस्ट है। जंग तो हो गई, तो वो और इस बार सुना जा रहा है कि अब वो अपनी ना सिर्फ अपनी हुकूमत से मुशावरत के बाद बल्कि अपने सुप्रीम लीडर से और जो उनके पासदारान इनकलाब के बड़े हैं उनके साथ जो मुशावरत के बाद यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचेंगे, और जो रुकावटें हैं, जो मुश्किलात हैं, इन पर बात होगी। और अभी किसी ब्रेक थ्रू का तो कोई तवक्को नहीं है, लेकिन ये है कि इससे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जैसे ओमान की तरफ जाएंगे वो और उस तरफ जाएंगे रूस की तरफ। जहाँ तक मैडम शेख आपकी इस बात का तल्लक है कि इस मजबूत डील के असूल में रुकावट क्या है, तो कल भी इसी पे बात हुई थी, आलमोस्ट परसों भी हुई थी। एप्स्टीन फाइल्स के बड़े किरदार सदर ट्रंप सबसे बड़ी रुकावट हैं इस मजबूत डील के असूल में। और मजबूत डील के असूल में रुकावट सलीबी टैटुओं वाले पीट हेगसिथ हैं और उनके साथ 3 और हैं जो मुसलसल इस तरह के जंग पे उभार रहे हैं, और जो भी कोई 19-20 करता है, सेंस की बात करता है, उसे बरतरफ कर दिया जाता है। मजबूत डील के असूल में रुकावट सेहूनी लाबी है और नेतन्याहू हैं जो मुसलसल बयान दे रहे हैं कि अभी मुकाबला ख़त्म नहीं हुआ, और ये ज़हनों में रहे ये ग्रेटर इसराइल की जंग है, ईरान के तेल और गैस पर कब्ज़े की जंग है, और मस्जिद अक्सा से ताबूत सकीना तक की जंग है। मजबूत डील के असूल में रुकावट मैडम शेख अमरीकी नाजायज़ मुतालबात हैं, अमरीकी नाजायज़ शर्तें हैं। तो ईरान ने मैडम शेख ये ज़हन में रखिएगा, एक और बड़ी थ्योरी है कि एक ईरान में 2 धड़े हैं, दोनों धड़े आपस में लड़ रहे हैं, जो सदर ट्रंप मुसलसल इस पर आप फोकस करके ट्वीट कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ईरान ने मुआहदे भी किए, ईरान ने मुज़ाकरात भी किए, ईरान पर हमला हुआ 2 बार, ईरान ने पहल नहीं की, मतलब ईरान ने किसी पर हमला नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि सख्त गिर और इस्लाह पसंद 2 तबके हैं, लेकिन दोनों मुज़ाकरात के हामी हैं, और लेकिन इन दोनों में ये रिफ्ट डालने की ये आखिरी कोशिश है एक तरह से CIA की, मोसाद की, इन्हें आपस में लड़ाने की। सोच मौजूद है, 2 धड़े मौजूद हैं, लेकिन इसराइल अमेरिका पर दोनों धड़े मुत्तफिक हैं और एक सोच रखते हैं। और पहले मैडम शेख आखिरी बात के पहले पाबंदियां लगा के देख लिया, ईरान नहीं टूटा, फिर मुज़ाकरात के ट्रैप में लाकर देख लिया, ईरान नहीं टूटा या अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा, फिर जंगें लड़ के देख लिया, फिर बगावत की कोशिशें बजरिया कुर्द तो बजरिया सारा करके देख लिया, फिर क़यादत शहीद करके देख लिया, और अब आखिरी हरबा आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जो कि ये भी नाकाम होगी। मगर चीज़ें बहुत पेचीदा हैं, और जब तक सदर ट्रंप के अंदर सेंस प्रिवेल नहीं करेगी और जो नहीं करनी, तो ये चीज़ें और पेचीदा होती जाएंगी। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। हम जो भी अपडेट होती है उसके ऊपर भी आइंदा तज्जिया तबसरा करेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर दीगर जो सवालात आए हैं उनके ऊपर बात। वेलकम बैक। बेनज़ीर से करते हैं पहला सवाल। बेनज़ीर, ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ एक पोस्ट शेयर की जिसमें भारत और चीन को हेल होल, जहन्नुम करार दिया गया। इस पर भारतीय अपोजिशन ने मोदी पर शदीद तनकीद की है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल दिया है लेकिन कोई सख्त बात नहीं की। आप इस रद्द-ए-अमल को कैसा देखती हैं, इसके ऊपर क्या राय रखती हैं? अलीना, पहले तो ये जो पोस्ट थी, ये एक वाइट सुप्रेमिसिस्ट हैं अमेरिका में, उनकी तरफ से ये इस किस्म की पोस्ट 4 पेजेस की थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर शेयर की, जो वेरी क्लियरली बड़ी रेसिस्ट और एंटी इमिग्रेंट किस्म की पोस्ट है। वैसे तो हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो इस किस्म के रेसिस्ट ख्यालात रखते हैं। हमने सुना है सोमालिया के इमिग्रेंट्स के बारे में उन्होंने क्या कहा था, अफ्रीकन ममालिक के बारे में क्या कहा था। इस पोस्ट में ज़्यादातर वो कहते हैं कि बर्थ राइट जो सिटीजनशिप है अमेरिका में उसको ख़त्म किया जाए। और वो पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का यही इरादा था जब वो पहले भी अमेरिका के सदर बने थे कि ये जो इजाज़त हमने दी हुई है चाइना से, रशिया से, भारत से अमीर फैमिलियां आती हैं, बच्चे करते हैं अमेरिका में, उनको उसी वक्त सिटीजनशिप मिल जाती है, इसे ख़त्म किया जाए। लेकिन ये उस वक्त नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, इसकी वजह यह है कि उनकी मईशत को भी इससे बड़ा फ़ायदा होता है। लोग आते हैं, बड़े पैसे खर्च करते हैं वहाँ पर जब बच्चे पैदा करते हैं। इसके अलावा इस पोस्ट में ख़ास तौर पर चाइना और इंडिया को टारगेट किया गया। अच्छा, इंडियन इमिग्रेंट
इमिग्रेंट्स हमने देखा है कि बार बार उनको अमेरिका में टारगेट किया जाता है जब से ये नई हुकूमत आई है अमेरिका में। H1B वीज़ा आपको याद है, जो वीज़ा थे उस पर भी ख़ास तौर पे जब एक फ़ी लगाई गई $1,00,000 की, तो उसका सबसे ज़्यादा जो विक्टिम्स थे वो थे ही इंडियन इमिग्रेंट्स। और आप अमेरिका में जाएँ तो आप देखेंगे एक गुस्सा है कि ये आ जाते हैं इंडिया से और ये अच्छी इनको जॉब्स मिल जाती हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं और वो मेहनत से करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई चोरी करके अमेरिका आते हैं या कोई स्कीम का फायदा उठा के आते हैं, वो अपनी मेहनत से वहां पहुंचते हैं। लेकिन एक गुस्सा है और बार बार जो है इंडियन इमिग्रेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। तो जो रद्द अमल आया है मेरे ख्याल से जो भारत की तरफ से आया है, पहले तो जब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अभी देख के आपको जवाब देंगे। उसके बाद उनका जो बयान आया उसमें ना अमेरिका का जिक्र है ना डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र है। तो मेरे ख्याल से इस किस्म के जो रेसिस्ट जो बयानात हैं, जो नफरत फैलाते हैं एक पूरे मुल्क और उनके लोगों के खिलाफ, उस पर बहुत सख्त रद्द अमल आना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो कांग्रेस की तरफ से तनकीद की जा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली इस इशू को उठा के इस पर एहतजाज करना चाहिए, बिकॉज दिस इज रेसिस्ट एंड ये पूरी की पूरी एक जो है मुल्क के खिलाफ जो है नफरत फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। मज़हर अब्बास साहब, आपकी बात कराची की इंतज़ामिया ने सुन ली। मेयर कराची ने 30 जून तक डेडलाइन दी है कि शहर में जितने भी तरक्याती काम हैं उनको मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जानते हैं, 2 महीने में हो जाएगा ऐसा? देखिए, अब मैं क्या कहूँ अभी अब पहले तो ये बताएं कि ये 68 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं कौन से। ज़ाहिर है वो वक्तन इस हवाले से बात ज़रूर करते रहे हैं, तो एग्जैक्टली बताएं कि, और क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ होता यही है कि अप्रैल से जून तक बड़ी तेज़ी से आपको काम नज़र आएगा सड़कों पे, क्योंकि बजट वो हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, तो आप जल्दी से कोशिश करते हैं। ऐसी चीज़ें हमें नज़र आएंगी जो जिस सड़क को आपने कभी खुदा हुआ नहीं देखा होगा, खुदी हुई सड़क को ठीक होते नहीं देखेगा, एकदम आपको नज़र आएगा कि कारपेटिंग शुरू हो गई है। तो पहले क्या इन 68 अरब रुपए में क्या जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पानी की लाइन्स हैं, क्या नलकों में पानी आ जाएगा 1 जुलाई से, क्या बाकी जो जितनी और कौन सी, तो एग्जैक्टली अगर बताएं, मैं उनके उस पर डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं फिर ये कहता हूँ कि कराची ये 68 अरब रुपए में इस शहर की बेशुमार सड़कें बन सकती थी। तो एग्जैक्टली बताएं कि इन, और अच्छी बात है अगर वो ये बताएं, ट्रांसपेरेंसी लाएं, एक लिस्ट दें कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने कम से कम देखिए, मैं इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, मैंने इस शहर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होते नहीं देखा। और जो कंप्लीट हुए भी हैं ना, अगर मैं एक एक्सप्रेसवे की बात कर लूँ, लियारी एक्सप्रेसवे, उनकी क्वालिटी इतनी सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ अगर आपको नज़र आती हैं बाज़ चीज़ों में, तो मुझे खुशी होगी कि अगर ये शहर को पानी की फरामी शुरू हो जाए। मुझे खुशी होगी कि अगर शहर की सड़कें बनने, और मैं सिर्फ बड़ी सड़कों की बात नहीं कर रहा, मैं 12 ये कहता हूँ जी सर कि बड़ी सड़कों से ज़्यादा छोटी सड़कें बनाने की ज़रूरत है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि कराची में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नॉर्मल हो जाए, और ज़ाहिर है सबको ही खुशी होगी इस चीज़ की। लेकिन मुझे 68 अरब रुपए किस तरह खर्च होंगे, कहाँ खर्च होंगे, ये अगर इसकी डिटेल्स मिल जाएं तो ये हम सवाल रख देते हैं ना मेयर कराची के सामने कि सर अब आपने इतना बड़ा ऐलान किया है तो एक कदम और चल लें, ये जो पूरी है ये आप ट्रांसपेरेंटली बताएं और फिर हम इसके ऊपर ताकि मज़ीद इन्फॉर्म्ड बात कर सकें। थैंक यू जी मज़ साहब। आगे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दीगर सवालों के साथ। वेलकम बैक। एजाज़, आपसे पूछा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान ने अमरीकी हमलों में खलीजी रियासतों की सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और कहा है कि वो अपनी सरजमीन किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें, ये इंश्योर करवाएं खलीजी रियासतें। आपकी राय में ये जो एहतजाज उठाया गया है इसके असरात क्या हो सकते हैं? अलीना, ये बड़े अफसोस की बात है कि हालिया सालों में एक अदारा जो पूरी दुनिया में अमन के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकता था, अक़वाम मुत्तहिदा, वो एक नाकाम तरीन अदारा साबित हुआ है। आपको पता है कि इस अदारे का जो बजट है वो भी अमेरिका, तकरीबन 60% के करीब बजट जो है वो अमेरिका दिया करता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने आते साथ जब
इस दफ़ा वो पावर में आए हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो बजट है वो भी काफ़ी हद तक कम किया है, जिसकी वजह से ये इदारा अमली तौर पर रिडंडेंट हो चुका है। और सच्ची बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे को ज़्यादा मौसर और फ़ाल करने के लिए खाली अमेरिका की ज़िम्मेदारी नहीं थी, पूरी दुनिया के ममालिक की ज़िम्मेदारी थी, यूरोप की ज़िम्मेदारी थी, एशिया की, ईस्ट एशिया की, अफ्रीका की, तमाम मुल्कों की ज़िम्मेदारी थी कि जब अमेरिका सिर्फ ताकत के बलबूते पे बात कर रहा है और जो छोटे ममालिक हैं जो ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं उनको उनकी जो सेफ्टी है वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है कि क़वानीन की बालादस्ती हो, असूलों की और अखलाकियात की बालादस्ती हो, और उस सब का ज़ामन अक़वाम मुत्तहिदा हो सकता था। अब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की अमली तौर पर कोई हैसियत नहीं रह गई है। आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पहले ही वीटो पावर्स के साथ मुख्तलिफ ममालिक मौजूद थे। हाल ही में आपको पता है कि दो ममालिक ने ईरान के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश की थी जिसको वीटो कर दिया गया था, अब ईरान ने कर दिया है। इसकी शेल्फ और गैलरी की सी अहमियत है, गैलरी में लोगों को दिखाने की सी अहमियत है, अमली तौर पर कोई अहमियत नहीं रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। इरशाद भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है बानी की रिहाई की नाकामी, इमरान खान की रिहाई की नाकामी पर कारकुनान क़यादत से नाराज़ हैं। कुछ खबरें हैं कि इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने तो खुद इस्तीफ़े का कहा था। आपके पास क्या खबर है? एक बारी फिर शेर, मतलब शेर का शिकारी आया, एक बारी फिर पीटीआई मेरे लिए। क्या बात है मैडम शेख, ये जो लोग मुझसे पीटीआई के बारे में पूछते हैं इनको सारों को इकट्ठा करें और एक दिन मेरे साथ बिठाएं ताकि मैडम शेख मेरी जान छूटे इस टॉपिक से। भट्टी साहब की आप सबको ऑफर है जी, अब आपने जो कमेंट्स करने हैं सबने अपने नाम लिख देने। भट्टी साहब के साथ आपकी नशिस्त होगी एट योर ओन रिस्क। नशिस्त होगी और नशिस्त होगी और जब तक चाहेंगे मैं जवाब देता रहूँगा, लेकिन कोई किस्तों में ना मारे मुझे। पहली बात मैडम शेख के बिल्कुल नाराज़ हैं कारकुन, इसमें कोई शक नहीं है, पार्टी से नाराज़ हैं और ख़ास तौर पर इस वजह से नाराज़ हैं कि ये जो क़यादत है जिसमें रॉन्ग नंबर भी हैं, जिसमें ब्रूटस भी हैं, जिसमें कंप्रोमाइज़ लोग भी हैं, जिसमें कुछ लोग घरों में बैठ गए हैं और सिर्फ सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, और कुछ लोग जो आते हैं वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, तो और मारें खा रहे हैं कारकुन, और वो नाराज़ हैं कि आप इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हो रही हैं। बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि इस्तीफ़े मैडम शेख, इस्तीफ़े दिए भी जा सकते हैं, और अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाए लोगों की, या इमरान खान की से मुलाकातें खुल जाएं, या इमरान खान से मिलने लग जाएं लोग मुलाकातें, तो कई लोगों से इस्तीफ़े ले भी लेंगे इमरान खान साहब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ज़िम्मे टारगेट्स लगाए थे, उन्होंने अहदाफ लगाए थे, वो पूरे नहीं कर सके। लेकिन जो इस्तीफ़े देने वाले हैं या जिनसे इस्तीफ़े लेने हैं, दोनों का एक ही इसरार है कि वो इमरान खान साहब से मिलकर इस्तीफ़े देंगे, और या इमरान खान कहेंगे तो हम मुस्ताफ़ी होंगे। तो ये तो अभी ना इमरान खान साहब से किसी को मिलने दिया जा रहा है, तो लिहाजा अभी तक तो ठंड प्रोग्राम है। मगर ये सच बात है कि कारकुन नाराज़ हैं, ये सच बात है कि पीटीआई वाले, वो अली अमीन गंडापुर ने एक फ़िक्रा बोला था कि मैं जब था तो कम अज़ कम इमरान खान की रिहाई की बात होती थी, अब इमरान खान से मुलाकात की बात होती है, तो ये क्यों नीचे आया है ग्राफ? तो वो डेफिनेटली आपसी लड़ाइयाँ, एक गलत हिकमत अमली, यानी मुसलसल एहतजाज और कोई विजन ना होना और इकट्ठ ना होना और ये हालात को ना समझ। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, सलमान अकरम राजा की तो एक गर्दिश कर रही है, इनके अलावा किस किस के इस्तीफे की बातें हैं? बहुत सारे हैं मैडम शेख। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ वज़रा भी हैं, पार्टी के कुछ ओहदेदार भी हैं, कोर कमेटी यानी सियासी कमेटी के कुछ लोग भी हैं, और ऐन मुमकिन है कि जो अलीमा खान साहबा से तंग हैं वो भी अलीमा खान बड़ा नाम है ऐसा जिससे फ़र्क पड़ सकता है फाइल एंड रैंक को पार्टी की। मैडम शेख, बड़े नाम जो अब रह गए हैं उनमें तो डेफिनेटली हैं, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब हैं वज़ीर आला, वो रहेंगे अब, और बाकी जो बैरिस्टर गोर है वो रहेंगे, महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास साहब ये रहेंगे,
जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। ओके। तो आखिरी बात जो मैं करने लगा था वो ये थी मैडम शेख के ये ज़्यादा जो तकलीफ़ और दुख की बात ये है कि वो हालात को नहीं समझ रहे। अलीमा खान साहबा, इमरान खान की बहनें, बहुत सारे एहतराम के साथ वो नहीं समझ पा रही कि इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया के हालात क्या हैं और हमने क्या करना है, और सोहेल अफरीदी साहब भी। तो इनको बैठना चाहिए और एक रास्ता अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।